वालेकुम। पंजाब का बजट आज पेश कर दिया गया है 2026 और 27 और ये इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी एंकर बिलाल एहसन। नाज़रीन, हुकूमत इसको जो है तरक्की का बजट, रिलीफ का बजट, खुशहाली का बजट करार दे रही है, लेकिन जो अपोजिशन है वो उनको इस पर एतराज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी हमें थोड़ी सी नाराज़ नज़र आई और उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इसके ऊपर। बिलाल भाई, 5,903 अरब और 46 करोड़ रुपए का बजट आज पंजाब का पेश कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले तो मेरे ख्याल इनसे ही फैसला कर लें कि जूम पे मौजूद आए हैं जनाब हसीब अहमद साहब, जो कि एग्रीकल्चर एनालिस्ट हैं, जो भावलपुर से उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा हुमायूं अली भट्ट साहब ने, जो कि गुजरावाला चैम्बर के सदर हैं, उन्होंने भी हमें जूम पे जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं दोनों हजरात को खुशामदीद कहता हूँ और दोनों हजरात को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं हसीब अहमद साहब आपसे पूछ लेता हूं कि आज जो पंजाब का बजट पेश किया गया, चूंकि एक बड़ा सूबा है, एक बड़े सूबे होने के नाते पंजाब को एग्रीकल्चर के हवाले से सबसे ज्यादा कलीदी किरदार है। आज जो बजट पेश किया गया एग्रीकल्चर के हवाले से, इस बजट में आपको क्या नजर आया? जी हसीब साहब। सर, अपने तौर पे अगर देखा जाए तो बजट जो है ना, गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत करती है, सब्सिडीज देती है और हर जगह पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन माजरे के साथ जो अदारे हैं या जो नीचे तबका है, वो जो है ना, वो सही तरह से डिलीवर कर नहीं पा सकता। और एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है, कोई भी पॉलिसी हम बनाते हैं वो मतवातर हम चला नहीं सकते। हर साल बाद एक नई पॉलिसी आ जाती है, पिछली पॉलिसी को हम पीछे छोड़ देते हैं। अगर हम देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले हमने एक चोलिस्तान ग्रीन एविलेशन के हिसाब से एक पॉलिसी हमने दी थी। वो अगर आप किसानों से पूछे तो उस हवाले से उनको कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद बहावलपुर कॉटन वैली के एक पिछले साल एक आया था, अगर वो पूछा जाए तो उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक पॉलिसी दी है कि कॉटन जो है काश्त का रकबा वो बढ़ाया जाए। और अफसोस की बात यह है, और तरजीहात में आप ये देखें कि जब कॉटन पूरी तरह सिंध और पंजाब में स्विंग हो गई है और पिकिंग आना शुरू हो गई है, तो अब इस तरह की इस्लाहात आ रही हैं कि जी आप जो है ना कॉटन के रकबे को, काश्त को बढ़ाएं। अब ये अगले साल तो इस तरह का हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। लेकिन हसीब साहब, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। कि जनाब के आज जो तकरीर की गई, तकरीर में जो मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई, वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें नजर आती है। मिसाल के ऊपर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम में 5 अरब की लागत से 9,900 किसानों और 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 9,300 हाई पावर ट्रैक्टर फ्राहम किए गए। बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा अगले और ज़रीम चीनी प्रोग्राम बिलाशुबा मुस्बत इक़दामात हैं, लेकिन छोटे किसानों की बड़ी तादाद इनसे फायदा उठाने की इस्ताद नहीं रखती। मैं आपसे कर रहा हूं कि अगले मरहले में उन्होंने कहा कि 7 अरब 10,000 ग्रीन लो पावर यानी छोटे किसानों के लिए लो पावर और 9 अरब 90 करोड़ की लागत से 6,500 हाई पावर ट्रैक्टर दिए जाएंगे। तो लो पावर भी दे रहे हैं, 10,000 के करीब दे रहे हैं। तो छोटे किसानों और बड़े किसानों दोनों को उन्होंने एक बैलेंस रखा है। ये 10 लाख किसानों को अद्वियात और खाद की खरीदारी के लिए मामूनत भी तो फराहम की जाएगी। मतलब ये कि इसमें पॉजिटिव चीज भी तो है। जी हसीब साहब। जी पॉजिटिव सर, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इसका अमली इक़दाम नीचे ग्रास रूट लेवल तक नहीं आ रहा ना। अगर आप हमारे देखे जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि भी इसी तरह ट्यूबवेल्स की सोलाइजेशन की रफ्तार भी ज़मीनी ज़रूरत के मुकाबले में काफ़ी दिखाई देती है। कारोबारी शोबे के लिए भी कर्जो सनती मनसूबों के ऐलान किए गए हैं, लेकिन मुल्क में बुलंद शरह सूद और ये बिजली के ट्यूबवेल जिन लोगों ने लगाए हुए हैं तो बिजली के टैरिफ बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर जो लोग ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं और ज़मीनी पानी हमारे इलाके में खासकर जनूबी पंजाब में कड़वा है, तो वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं तो डीजल बहुत ज्यादा महंगा है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सोलर के लिए उन्होंने मतलब कि सहूलत दी है और ज्यादातर तो मेरे ख्याल में सोलर बिल्कुल दिए है, लेकिन हमारा जमीनी पानी बहुत कड़वा है। हमारी अगर किसान जो है वो फसल उगाते हैं तो 2 फुट से ज्यादा फसल नहीं बढ़ पाती, सिर्फ जमीनी पानी कड़वा होने की वजह से। तो उसके लिए हमें नहरी पानी का निज़ाम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे दरिया सतलुज है और हमारे जो अपर साइड है जहाँ पे इंडियन बॉर्डर है, वहाँ पे हाकड़ा दरिया हाकड़ा किसी जमाने में बहता था, वहाँ पे झीलें बनानी चाहिए मीठे पानी की, ताकि जो पानी जब
फ्लड के बिल्कुल, बाद बिल्कुल। बारिश का जो पानी इकट्ठा हो तो उन झीलों के अंदर इकट्ठा हो और उस पानी को हमारा जमीन का जो पानी का लेवल है वो ऊपर हो। ठीक। इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। सब्सिडी बिल्कुल अच्छी बात है, गवर्नमेंट ये दी है, लेकिन हम जिस तरह मैं वो पहले कह रहा हूँ कि ये ग्रास रूट लेवल तक नीचे तक जो है ना इसकी इफादियत बहुत देर से पहुंचती है। पहुंचती है, ठीक है। हाँ, बात ये है हसीब साहब कि जी सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरी मुल्क है हमारा, और ज़रूरी मुल्क होने के नाते हमारी मईशत का 60 से 70% जो है ज़राअत पे है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज, चूंकि पंजाब का हम टॉपिक पे कर रहे हैं आज, तो मैं सिर्फ पंजाब पे ही फोकस करूंगा। क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज की जो तर्ज हुक्मरानी है या जो भी इनिशिएटिव ले रही हैं वो ज़राअत के हवाले से, उससे आप लोग मुतमईन हैं? सर, जिस तरह मैंने आपको पहले बात की थी कि गवर्नमेंट बिल्कुल इन बातों को देखकर और अच्छी पॉलिसियां बना रही है, लेकिन सर तसलसल नहीं है पॉलिसियों के अंदर। वो जो तसलसल ना होने की वजह से असल मामला वहां पे आके खराब हो रहे हैं। अब देखें ना, जिस तरह उन्होंने मैंने आपको पहले बोला कि चोलिस्तान ग्रीन वैली उन्होंने बनाई, फिर बहावलपुर कॉटन वैली बनाई। अभी वजीर आजम ने कॉटन के हवाले से कहा है कि जी हमने रकबा जो है वो बढ़ाना है, लेकिन ये सारी चीजें सर उस वक्त हो रही हैं जब कॉटन की स्विंग का सीजन गुजर गया है। ठीक है ना सर? तो मरियम नवाज बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, हम उसको नहीं कहते भी किसी तरीके से भी वो बुरा काम कर रही है, लेकिन सर मकसद इन द एंड यही है कि उन पुलिसियों का तसल्सल नहीं बन पा रहा। ये जो जुमला आपने अदा किया कि अच्छा काम कर रही हैं, तो इट्स मीन कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुतमईन नहीं हैं, या आपकी जो किसान हैं या जो भी इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो मुतमईन नहीं हैं। सर मुतमिन सर 100% तो कोई भी किसी से मुतमिन नहीं होता। हम आप 50% मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह उन्होंने 50% इस्लाहात की हैं, जिस तरह ये ग्रीन ट्रैक्टर का उन्होंने किया है, फिर किसानों को उन्होंने डीजल के ऊपर सब्सिडी दी है, पेट्रोल के ऊपर दे रहे हैं, और वो खाद के ऊपर भी उन्होंने सब्सिडी देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मामला आके खराब वहां पे होते हैं जब नीचे के जो इदारे हैं, जो इनके अंडर अदारे हैं, वो इस तरह के मामला को सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे होते। वो जिस तरह महकमे फूड वाला है, आप गंदम का अगर आप देख लें कि गंदम खरीदने का जो टाइम था वो होता है अप्रैल में, लेकिन गंदम जो खरीदी जा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर वो इस वक्त खरीद रहे हैं। जिन लोगों ने गंदम अपनी सीड घरों में रखा हुआ था, वो उनके ऊपर छापे मारकर वो वहां से गंदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत पॉलिसी का नतीजा होता है, जिस वजह से लोग जो है मुतरफर होते हैं हुकूमत के। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या गुज़श्ता बरस गंदम की जो पैदावार थी वो कितनी हुई थी? टारगेट से ज्यादा हुई थी या टारगेट से कम हुई थी? नहीं, तकरीबन बराबर हुई है। पिछले साल और इस साल गंदम की पैदावार तकरीबन सर बराबर ही है। क्योंकि यील्ड का फर्क होता है ना कि जी इस दफा झाड़ अच्छा आया था गंदम का, पिछले साल भी था, लेकिन पिछले साल क्योंकि वो हुई थी उन दिनों के अंदर सैलाब आया था, उससे पिछले साल तो सैलाब की वजह से लोगों ने ज्यादा गंदम और सरसों वगैरह काश्त की थी। तो फसल नो डाउट कि फसल कम नहीं थी, फसल बहुत अच्छी थी। लेकिन पिछले साल अगर आप देखें तो पिछले साल लोगों ने 2200 के हिसाब से गंदम फरोख्त की थी किसानों ने, और मिडल मैन ने 4500 के हिसाब से फरोख्त किया है। इस दफा गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बोला था कि आप 3500 के हिसाब से गंदम खरीदें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस वक्त आया जब लोगों ने अपनी गंदम फ्लोर मिल्स को और दूसरे एजेंट्स को फरोख्त कर दी थी और अपनी जरूरत के लिए सिर्फ घरों में रखी थी। अब उन गंदम पे छापा मार के जो उनको उठा रहे हैं उस गंदम को। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप खुदाफिजी के अंदर बहुत शुक्रिया सेवा साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बातें की।